तो आज स्टार्ट करने वाले हम कूलाम लॉ। तो कूलाम ने हमें बताया था दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में कि दो बिंदु आवेश एक दूसरे के मध्य कितना बल लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, किस दिशा में लगाते हैं, ये सभी बातें हमको उन्होंने बताई। ठीक है, तो जैसे मान लें कि दो चार्ज हैं Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। तो कूलाम ने बताया कि Q1 Q2 पे जितना फोर्स लगाएगा या Q2 Q1 पे जितना फोर्स लगाएगा, दोनों ही बलों का मान बराबर होगा मैग्नीट्यूड वाइज। दोनों ही बल मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होंगे। जितना बल Q1 Q2 पे लगाएगा उतना ही बल Q2 Q1 पे लगाएगा, और उस बल का परिमाण की हम बात करें, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब हम परिमाण निकाल रहे हैं बल का, तो यहाँ पे Q1 Q2 बिना साइन के हैं, Q1 एंड Q2 विदाउट साइन, मतलब उनके प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो। ठीक है, अब ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। पर फोर्स एक सदिश राशि है, तो जब भी हम फोर्स की बात करते हैं तो साथ में दिशा का ज्ञान होना आवश्यक है कि जो बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा। तो जब भी हम फोर्स की बात करते हैं तो डायरेक्शन बताना कंपलसरी है। जैसे कि हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जब आपने बात की, तो हर फोर्स के साथ डायरेक्शन जरूर बताई गई कि mg हमेशा सरफेस की तरफ लगेगा, नॉर्मल हमेशा कांटेक्ट फोर्स है और वो परपेंडिकुलर लगेगा कांटेक्ट सरफेस के, फ्रिक्शन हमेशा कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल लगेगा, स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग के अपोजिट लगेगा। मतलब जब भी फोर्स बताया जाता है तो उसकी दिशा जरूर बताई जाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल उधर लगेगा। ठीक है, तो वैसे ही बात आती है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। ठीक है, तो कूलाम ने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो हमेशा दोनों चार्जों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है। ये बात हमेशा हमेशा के लिए याद रख लो कि कूलाम बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा दो बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा। ठीक है, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, जैसे हम यहाँ मान लेते हैं कि दोनों पॉजिटिव है, तो Q1 Q2 को इधर धक्का देगा और Q2 Q1 को इधर धक्का देगा, और दोनों बल बराबर होंगे परिमाण में, इसलिए मैं दोनों के वेक्टर की साइज भी बराबर कर देता हूँ ना। तो Q1 को इधर ले आता हूँ, ये तो जितना बल ये इस पे इधर लगाएगा उतना ही बल ये इस पे इधर लगाएगा। ठीक है, और बल हमेशा दोनों चार्जों को मिलाने वाली रेखा के अलोंग होगा। ये बात आपको गांठ मान लेनी है, आगे सवालों में बहुत काम आएगा। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि मिलाने वाली रेखा के अलोंग होगा। उसका कहने का मतलब ये है कि देखो बल तो इधर भी लग सकता था, कैसे, जैसे Q1 Q2 पे हो सकता है इधर फोर्स, कहीं इधर फोर्स लगा दे, इधर लगा दे, धक्का ही तो मारना है भाई। हमने ये मान लिया कि दोनों पॉजिटिव है अभी, है ना, ये मान के चलो कि दोनों चार्ज क्या है, धनात्मक है। ये इसको धक्का मारेगा तो धक्का तो यार इधर भी पड़ेगा, वो भी धक्का, इधर पड़ेगा वो भी धक्का, इधर पड़ेगा वो भी धक्का, है ना, किसी भी डायरेक्शन में पड़ सकता है धक्का तो। लेकिन उसने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। राइट, धक्का हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन के अनुदिश के अलोंग ही होता है। अब चूंकि यहां हमने दोनों पॉजिटिव माने हैं, इसलिए वो फोर्स ऐसे लग रहे हैं, रिपल्शन हो रहा है। और अगर यही एक प्लस और एक माइनस होता तो तब भी फोर्स मिलाने वाली लाइन के अलोंग होते, पर उस वक्त अट्रैक्शन होता। तो हम डायरेक्शन क्या लिखेंगे इस केस में, तो ये हमेशा हमेशा ध्यान रखनी है डायरेक्शन। जब भी मैं फोर्स बताऊंगा अभी अपने चैप्टर में, मैं आपको नीचे डायरेक्शन जरूर बताऊंगा कि भैया ये तो है मैग्नीट्यूड और ये है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या हो गई, दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग। लाइन के अलोंग अनुदेश। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से ये लगेगा, है ना। इसे मैंने सारी बात बता दी। अच्छा, अब थोड़ा इस फोर्स की बात कर लेते हैं, फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या देखो,
फर्स्ट पॉइंट, ये जो Q1 Q2 तो आपको पता ही है, ये आवेश है, बिना चिन्ह के रखने, क्योंकि आप परिमाण निकाल रहे हो वेक्टर फॉर्म में। जब आप चिन्ह के साथ Q1 Q2 को रखोगे, वो भी मैं अलग से बताऊंगा आपको, है ना। तो बात कर लेते हैं K की। तो K क्या है यहाँ पे? कूलाम्स कांस्टेंट, कूलाम नियतांक है ये, ठीक है। और ये माध्यम पर निर्भर करता है। अब माध्यम कौन सा माध्यम? जिस माध्यम में ये आवेश रखे होते हैं उस माध्यम पर ये निर्भर करता है। जैसे आपने Q1 Q2 चार्ज किसी माध्यम में रख दिया, वो ये माध्यम कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, और भी तरह तरह के माध्यम होते हैं, है ना, रख सकते हैं। तो इन पर लगने वाला बल, अब वो चाहे अट्रैक्शन का हो चाहे रिपल्शन का हो, वो चेंज हो जाएगा, वो कुछ F डैश आएगा, बदल जाएगा वो बल। वो बल वो नहीं होगा जो किसी और दूसरे माध्यम में होगा। जैसे अगर दोनों चार्ज हवा में रखे हैं या वैक्यूम में रखे हैं, उस वक्त जो उन दोनों के बीच में फोर्स होगा, वो जब मीडियम रख दोगे तो वो फोर्स चेंज हो जाएगा। अब कैसे क्या चेंज होगा उसकी बात अभी करेंगे हम। तो K मीडियम पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि K की क्या क्या वैल्यू होती है। तो K की वैल्यू एयर में या वैक्यूम में क्या होती है? 9 इंटू 10⁻⁹। अच्छा, बात कर लेते हैं यूनिट की। तो बताओ K की यूनिट क्या होगी, हम कैसे निकालेंगे? यहाँ हम डायमेंशन फॉर्मूले से इसको करके निकाल सकते हैं। जैसे फोर्स हो गया इधर, ये तो हो गया न्यूटन, ये जो R है वो डिस्टेंस, तो मीटर स्क्वायर इधर गया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन चार्ज नीचे आया, तो क्या हो जाएगा? कूलाम का स्क्वायर, है ना। तो मैं इसी टर्म में लिख देता हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। पर ये किस में हो गई इसकी? एयर या वैक्यूम में। तो अब बात आती है कि और माध्यमों में इस K की वैल्यू को कैसे निकालें, क्योंकि फोर्स तो निकालना है। तो बोले ठीक है, चलो K का फॉर्मूला बताते हैं। K का फॉर्मूला क्या है? तो K का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, K होता है K बराबर 1/4 एप्सिलॉन। K की वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन। यहाँ पे K क्या है? कूलाम नियतांक, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे K कूलाम नियतांक है। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन है ये क्या है? परमिटिविटी, विद्युतशीलता। अब ये जो विद्युतशीलता है, ये जो एप्सिलॉन है, ये भी माध्यम पर निर्भर करता है। अब जैसे को 1 तो कांस्टेंट हो गया, 4 कांस्टेंट हो गया, पाई कांस्टेंट हो गया। अब हम बोल रहे हैं कि ये जो K है वो माध्यम पे निर्भर करता है। इसका मतलब 1 तो कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है, तो कौन डिपेंड कर रहा है? बेसिकली ये डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन, परमिटिविटी, ये डिपेंड कर रही है किस पे? मीडियम पर। तो E हम लिख सकते हैं किस पे डिपेंड करती है? माध्यम पर। इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू ER। ठीक है, मैं तो यहाँ लिख देता हूँ इस पे कि माध्यम पर निर्भर करती है। अलग अलग माध्यम की परमिटिविटी या विद्युतशीलता अलग अलग होती है। अब यहाँ पे ER क्या है? ER क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर सापेक्षिक विद्युतशीलता, है ना। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये तो कांस्टेंट है। कोई बताएगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.855 into 10⁻⁻12। हाँ, मतलब ये सही लिखी है ना मैंने, ठीक है। इसकी यूनिट भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। K की यूनिट हमें पता है, 1/4 पाई कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन की यूनिट निकाल लेंगे, है ना। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की ये आ जाएगी। और ER तो ER हो गया सापेक्षिक विद्युतशीलता। अब जो ER है वो अलग, अब बेसिकली देखो, E नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी फिक्स हो गई। तो अब जो चेंज कर रहा है वो कौन चेंज कर रहा है? सापेक्षिक विद्युतशीलता। अब ये हर किसी की अलग अलग होती है ना। जैसे ये एयर के लिए 1 होती है, किसके लिए? एयर के लिए, हवा के लिए, या वैक्यूम के लिए, ठीक है। ये ER अगर हम वाटर की लें तो वाटर की 81 होती है। अब ये हमें याद नहीं रखनी है ना, ये हमें क्वेश्चन में दी होती है। अब जैसे ER लें हम किसकी? कंडक्टर की, मेटल की, तो उसकी ये इन्फिनिटी होती है, इस तरीके से होती है। हमें याद नहीं रखनी है ना, ये हमें दी होती है। बट
ये इस तरीके से माध्यम पे डिपेंड करता है। तो अब पूरी पिक्चर एक साथ देखो। तो के फॉर्मूले में कौन आता है? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कौन होता है? एप्सिलॉन नॉट इनटू ईआर। ठीक है। तो अगर मैं कूलाम्स लॉ फिर से लिखूं जो किसी भी माध्यम के लिए हो, तो अगर मैं कूलाम का नियम फिर से लिखूं, देखो कूलाम के फॉर्मूले को अगर फिर से लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं कि दो चार्ज हैं Q1 Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, और हम मीडियम भर देते हैं कुछ मीडियम, भाई किसी मीडियम में रखे हुए हैं ना, ये दिख रहा है? यहाँ चार्ज किसी मीडियम में रखे हुए हैं, और इसकी विद्युतशीलता कितनी है जो मीडियम है? इसकी विद्युतशीलता है, सापेक्षिक विद्युतशीलता इसकी ER दे रखी है ना। ER को ER ही बोल दूं क्या? ER को ER ही बोल देते हैं, किसकी सापेक्षिक विद्युतशीलता ER दे रखी है। तो दोनों चार्जों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, वो फोर्स होगा, उसका भी परिमाण ही मैं बता रहा हूँ, दिशा तो सेम रहेगी। वो फोर्स होगा के को क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ER Q1 Q2 अपॉन R²। और जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन तो सेम ही है जैसे डायरेक्शन ऊपर थी ना, कि दोनों दोनों चार्जों को मिलाने वाली डायरेक्शन के, दोनों चार्जों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग। ठीक है क्या? इस तरीके से ये कूलम्ब्स लॉ हो गया। तो ये समझ में आया कूलम्ब्स लॉ पूरा? हाँ सर, आ गया। यस सर। हाँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या यूज करते हैं? हवा के लिए, कि दोनों चार्ज हवा में रखे हैं, तो उस केस में ये जो ER है, ER की वैल्यू 1 हो जाती है ना। तो यहाँ क्या बचता है? केवल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसी को हमने सॉल्व करके क्या लिख लिया? 9 × 10⁻9। भाई 4 पाई की वैल्यू हम जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जानते हैं, इसको सॉल्व किया तो क्या आता है? 9 × 10⁻9। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ? मॉड ऑफ F बराबर, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो मैंने सॉल्व कर लिया, 9 × 10⁻9 डिवाइडेड बाय ER सापेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी, इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। अब अगर हवा है तो ER कितना हो जाएगा? 1। और अगर कोई और माध्यम है तो उसके लिए जो ER होगा वो गिवन होगा, उसका हम यूज करेंगे और फोर्स निकालेंगे। इस तरीके से फोर्स है ना, और ये है। तो जब भी आएगा आप Q1 Q2 की वैल्यू डालो। यहाँ पे Q1 Q2 चिन्ह के साथ नहीं है, यहाँ Q1 Q2 चिन्ह नहीं लगाना है, क्योंकि हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं? केवल परिमाण चिन्ह। ठीक है, अभी करेंगे क्वेश्चन तो, बट उससे पहले मैं आपको इसका वेक्टर फॉर्मेट भी सिखा देता हूँ। ये तो मैंने क्या सिखा दिया आपको? केवल परिमाण निकालना। और डायरेक्शन कैसे निकालोगे? दिमाग से, मतलब डायग्राम बना के कि उधर लग रहा है, उधर लग रहा है, ऐसे। ठीक है। चलो एक सवाल कर लेते हैं तो सही रहेगा। चलो, ये दो चार्ज हैं, इनके कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं। आपको क्या फाइंड करना है? फोर्स ऑन 5 माइक्रोकूलम, मतलब 5 माइक्रोकूलम आवेश पर बल ज्ञात करें।
हाँ जी, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कई तरह से आंसर दे सकते हो। मैंने बोला बल ज्ञात करें, तो वो तो ऑप्शन रहेगा। खैर मैं आपको तो सारी चीजें सिखा रहा हूँ, तो मैं भी आपको सिखा रहा हूँ कि पूरा बल हम निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन, प्रॉपर आई कैप जे कैप में उसका आंसर देंगे। तो कैसे करते हैं आप इस पे ध्यान दो, देखो है ना कैसे कर रहे हैं। ठीक है, और बात है इसके, हाँ जी, तो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें आपको 5 माइक्रोकूलम आवेश पर बल निकालना है। तो आप पहले डायग्राम बना लो, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा है कि मैग्नीट्यूड निकालना अलग से है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और डायरेक्शन हम निकालते हैं डायग्राम से। अभी तक में यही सीखा है हमने। तो 5 कूलम पर पहले तो था फोर्स किधर लगेगा डायग्राम के हिसाब से, तो इधर आप देखोगे तो माइनस चार्ज है, इधर देखोगे तो प्लस चार्ज है। माइनस और प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना। तो 5 माइक्रोकूलम 10 को अपनी साइड खींचेगा और -10 वाला इसको अपनी साइड खींचेगा। तो इस तरीके से फोर्स लगेंगे। लेकिन हमें फोर्स किस पे निकालना है, 5 वाले पे। हमसे कहा गया है कि 5 माइक्रोकूलम चार्ज पे बल निकालो, तो बल इधर की साइड लगेगा F। अब इस बल का जो मैग्नीट्यूड है, तो डायरेक्शन तो देखो कितने आसानी से निकल गई, क्योंकि देखो ये हो गया 4, कोऑर्डिनेट से दिख रहा हूं मैं 4, ये हो गया 3, तो ये एंगल कितना हो गया 4/3। 4/3 मतलब ये एंगल आ गया 53 डिग्री, है ना। तो अगर मैं इस फोर्स के कंपोनेंट कर दूं, देखो अगर, तो एक कंपोनेंट किधर आएगा, इधर आएगा, और एक कंपोनेंट ऐसे आएगा। तो ये वाला कंपोनेंट आएगा F cos 53, cos 53 होता है 3/5, F sin 53 होता है 4/5। तो अगर आप F वेक्टर लिखना चाहोगे, तो F वेक्टर तो देखो यहाँ आ गया, F वेक्टर बराबर, तो ये F का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड है ये, है ना। यहाँ लगाया नहीं है बट ये मैग्नीट्यूड है इसका मतलब। ठीक है, तो ये हो गया माइनस मैग्नीट्यूड 3/5 आई कैप प्लस F 4/5 जे कैप। ये हो गया आंसर। हमें बस क्या निकालना है, F की वैल्यू निकालनी है, और वेक्टर फॉर्मेट में मैंने आपको आंसर दे दिया डायग्राम की मदद से। अब रही बात F निकालने की, तो F हम जानते हैं, मॉड ऑफ F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो कुछ नहीं दिया, इसका मतलब क्या है, हवा में है। तो K की वैल्यू कितनी हो गई, 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 हो गया आपका -10 माइक्रोकूलम। लेकिन जैसे कि आपको बताया मैंने, हमें यहाँ पे बिना चिन्ह के रखने हैं ना। तो कितना हो गया 10 इंटू 10⁻6 इंटू Q2 कितना हो गया 5 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय R क्या होगी बताओ, दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस R हो जाएगी। तो ये कितनी है, ये 5 है, 5 है। 5 अब मीटर में दिए मैंने, है ना, ये डिस्टेंस सारी मीटर में, तो ये मीटर में ही है, तो ये हो जाएगी 5 का स्क्वायर। दिस इज द आंसर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। ठीक है, ये मॉड ऑफ F निकल गया, मॉड ऑफ F निकल गया, तो ये मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया मॉड ऑफ F का आंसर। ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, जैसे यहाँ माइक्रो था तो 10⁻6 रखा। अच्छा, डिस्टेंस मैंने यहाँ मीटर में ही दी थी, ये एक्स डिस्टेंस वाई डिस्टेंस ना मीटर में ही है, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 को चेंज नहीं किया, वरना तो हम फॉर्मूले में यहाँ पे R को किस में रखेंगे, मीटर में। तो यूनिट्स का हमें ध्यान रखना है ना। चलिए अब आगे चलते हैं हम, अब सीख लेते हैं इसका वेक्टर फॉर्मेट, कि अगर वेक्टर में है तो कैसे यूज करना है। तो मैंने आपको बता दिया, बिना वेक्टर फॉर्मेट के यूज करके भी हम आसानी से वेक्टर फॉर्मेट में आंसर दे सकते हैं। देखो ये वेक्टर में आंसर दे दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है ना, बस कंपोनेंट की और डायरेक्शन लिख दी। ठीक है, फोर्स हमने, लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये 2D में हो, क्योंकि 2D का हम प्रॉपरली डायग्राम बना सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ चार्ज के में एक कोऑर्डिनेट और देता, जैसे 0,4,5, और यहाँ देता मैं कुछ 3, अब उसका वेक्टर किधर होगा, डायरेक्शन कैसे होगी, कंपोनेंट कैसे होंगे, वो नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें उसका फॉर्मेट कौन सा, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म सीखना पड़ता है। ठीक है, तो कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो वहां पे आपको कुछ नहीं करना पड़ता, ना डायग्राम बनाना पड़ता है, ना कुछ नहीं, पूरा आंसर आपको फॉर्मूला ही लाके दे देता है। बट आपको वहां फॉर्मूला बहुत ही इज्जत के साथ लगाना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान से लगाना पड़ेगा, है ना, वरना गड़बड़ होने की संभावना है। तो देखते हैं इसका, हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ चार्ज है Q1, मान लो यहाँ चार्ज Q1 है, और
ये कोऑर्डिनेट पे रखा है x1, y1, z1, ये चार्ज इस कोऑर्डिनेट पे रखा हुआ है। और दूसरा चार्ज Q2 ये रखा हुआ है x2, y2, z2 पर, ये इस कोऑर्डिनेट पर रखा हुआ है। हमको दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स निकालना है। फोर्स निकालना है कि कौन किसने किस पर कितना फोर्स लगाया है ना। ठीक है, तो फोर्स लगाने सिखाने से पहले आपको मैं इसका वेक्टर फॉर्मेट बता देता हूं, है ना। देखो वेक्टर फॉर्मेट क्या है, जैसे हम लिखते हैं ना फोर्स, फोर्स क्या लिखते हैं, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो वेक्टर फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, देखो एफ वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड तो ये हो गया के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, फिर डायरेक्शन कौन सी हो गई, डायरेक्शन हो गई आर कैप। आर कैप डायरेक्शन बता दी, आर कैप क्या है मैं बताऊंगा अभी, पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम जानते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, आर कैप को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये पता होगा आपको कि आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर लिख सकते हैं। यस तो हाँ सर। वही मैंने यहाँ लिख दिया। तो बेसिकली ये भी तो मॉड ऑफ आर ही है। अगर आर का स्क्वायर का मतलब क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर, और आर डिस्टेंस ही तो है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रखते हैं, तो हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा, एक वहां से आ जाएगा, एक यहाँ से आ जाएगा, Q आ जाएगा, और ये हो जाएगा आर वेक्टर। तो ये बन गया एफ वेक्टर। अब यहाँ पे के का मतलब, अच्छा इस फॉर्मूले में जब आप Q1 Q2 रखोगे तो आपको चिन्ह के साथ रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ फॉर्मूला संभालेगा, आपको तो डायग्राम बनाने की भी जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। चिन्ह के साथ रखने, ध्यान रखना वेक्टर फॉर्म में जब Q1 Q2 हम रखेंगे तो विद साइन हम रखेंगे। अब यहाँ पे आर वेक्टर क्या है, तो आर वेक्टर ध्यान से सुने, आर वेक्टर कुछ भी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। आपको जब वेक्टर पढ़ाया गया था तो दो तरीके के वेक्टर बताए होंगे, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ऐसा कुछ बताया है। तो आर बेसिकली क्या है, देखो आर वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज। पीवी का मतलब हो गया पोजीशन वेक्टर, मतलब स्थिति सदिश। किसका स्थिति सदिश, टेस्ट चार्ज का। टेस्ट चार्ज मतलब जिस पर बल ज्ञात कर रहे हैं, मैं लिख दूंगा सब, पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज। अब इसका मतलब क्या है, देखो तो टेस्ट चार्ज का मतलब है जिस पर बल ज्ञात करना है उसका पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं वो भी सिखा दूंगा। जिस पर बल ज्ञात करना है, और सोर्स मतलब क्या हो गया, जिसकी वजह से, जिसके कारण, जिसकी वजह से बल आ रहा है। जैसे हम पुराना एग्जांपल ले लें, हमारा अभी जो हमने क्वेश्चन किया, क्या इसमें बता सकते हो, हमारे यहाँ पे दो चार्ज थे, एक तो ये था और एक ये था। मैंने आपको बोला 5 कूलाम आवेश पर बल ज्ञात करो, मैंने आपको बोला 5 कूलाम आवेश पर बल ज्ञात करो। तो कोई बताएगा इसमें पोजीशन वेक्टर टेस्ट चार्ज मतलब टेस्ट चार्ज कौन है इसमें, और सोर्स चार्ज कौन है। टेस्ट चार्ज 5 माइक्रोकूलम। हाँ ये हो गया टेस्ट ओहो। चार्ज। क्यों, क्योंकि इस पर बल ज्ञात किया जा रहा है, और ये हो गया सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, क्योंकि उसकी वजह से बल ज्ञात किया जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको पोजीशन वेक्टर लिखना सिखा दूं। तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, आते होंगे वैसे आपको पोजीशन वेक्टर लिखना। पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश आपने पढ़ा होगा, तो जैसे पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज, मैं तो बस पोजीशन वेक्टर आपको सिखाता हूँ पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं ना। तो जैसे अगर किसी के कोऑर्डिनेट मान लो हैं, अगर किसी के कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, तो उसके पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएंगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये पोजीशन वेक्टर हो गए, मतलब जो भी कोऑर्डिनेट है उसके, बस आपको उनके आगे आई कैप जे कैप के कैप लगा देना है, तो क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। यस सर। ठीक है, ये इसकी थ्योरी हो गई। अब हम इसके लिए फॉर्मूला डेवलप करते हैं एक।
ठीक है, मान लेते हैं यही क्वेश्चन है, वो तो थ्योरी थी, ये क्वेश्चन है ना। चलो इसमें वैल्यूज ही डाल लेते हैं ना। चलो वैल्यूज डाल लेते हैं इसमें। तो इसके कोऑर्डिनेट हम कितना ले रहे हैं, 2,3,4। इसके कोऑर्डिनेट ले लो -2,1, कितना लू बताऊ, 4 4 ले लो, 4 न 0 हो जाए, कुछ अलग लेते 6 हैं। ले लो, 6 3 ले लो, 3 भी है, 5 ले लो। अरे बस 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 बस, 5 -5 5 लेते हैं, ये रहा। ठीक है, अब आपको Q1 भी देता हूं मैं। Q1 हो गया आपका 5 माइक्रोकूलम, Q2 हो गया आपका -10 माइक्रोकूलम। आपको 5 माइक्रोकूलम पर बल ज्ञात करना है। 5 माइक्रोकूलम आवेश पर बल ज्ञात करें, है ना। तो इसमें आप डायग्राम नहीं बना पाओगे। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो बहुत कम आपका चांस पड़ेगा इससे सवाल को सॉल्व करने का। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता देता हूँ। इससे बहुत कम चांस पड़ेगा आपको। ये फॉर्मूला केवल तभी यूज में आता है जब ऐसे कोऑर्डिनेट दिए हों x, y, z। अदरवाइज तो हम डायग्राम बना के ही सारा काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लो। तो भाई अब आवेश किस पर निकालने, 5 माइक्रोकूलम पर, है ना। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, फोर्स ऑन 5 माइक्रोकूलम ड्यू टू, अच्छा उसको नाम दे रखा है ना 1, तो हम ऐसे लिखते हैं फोर्स ऑन 1, उसको चार्ज 1 बोल रहे हैं ना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये हम निकाल रहे हैं। तो क्या लिख लेंगे बताओ, K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब आएगा इनटू R वेक्टर। ठीक है, अब K की वैल्यू पता है, Q1 की वैल्यू पता है, Q2 की वैल्यू पता है, बस R वेक्टर की वैल्यू निकालनी है और मॉड ऑफ R का क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं R वेक्टर। तो R वेक्टर होता है पोजिशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज, है ना। तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज कौन है, जिस पर बल निकाल रहे हैं ना, तो ये हो गया टेस्ट चार्ज। और ये कौन हो गया, सोर्स चार्ज, जिसकी वजह से बल आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको दोनों के क्या लिखना है, दोनों के आपको पोजीशन वेक्टर लिखना है। तो पहले टेस्ट का लिखो, टेस्ट का 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज। सोर्स यहाँ पे क्या हो गया, जिसकी वजह से बल आ रहा है, तो ये हो गया -2i कैप प्लस 1j कैप प्लस 5k कैप। इसको आप जरा सा सॉल्व कर लो, तो कितना हो गया ये, 4i कैप प्लस 2j कैप कैप माइनस k कैप, ये आ गया आपका R वेक्टर। ठीक है, ये R वेक्टर आ गया। और आपको मॉड ऑफ R भी निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ R। तो मैग्नीट्यूड ऑफ R का मतलब क्या है, Q1 और Q2 को मिलाने वाली लाइन के बीच में दूरी, यही तो है। और दूरी निकालने का फॉर्मूला तो हम बचपन से जानते हैं, दो बिंदु के x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, ऐसा। या 3 फिर हम बिंदु के डायरेक्टली, या फिर हम हाँ सर, डायरेक्टली ये जो R वेक्टर है इसी का निकाल दो, इसी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो यही होगा। तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और आप अगर बोलो कि सर ये कैसे किया, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तब भी यही आएगा। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो 2 हाँ माइनस सर ऑफ माइनस वही 2 तो 4 का लगा स्क्वायर, है। है ना। तो बात आंसर समझने की बस। तो ये कितना हो गया, 16 प्लस 4 प्लस 1, तो ये आ गया √21। तो ये मॉड ऑफ R मिल गया आपको। ठीक है, बस आपको अब फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बराबर K कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻⁹। Q1 Q2 है, तो एक चार्ज है 5 माइक्रो 10⁻⁶,
दूसरा है -10, तो आपको यहाँ माइनस रखना पड़ेगा, -6 k Q1 Q2 अपॉन मॉड r का क्यूब, तो मतलब √21 का क्यूब इंटू आर वेक्टर। आर वेक्टर कितना है 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो इसमें आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया, बाकी सब कुछ फॉर्मूले ने संभाला। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से। अच्छा, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये तो इस सवाल का आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने लगाया। देखो क्या किया, पहले मैंने फॉर्मूला लिखा, फिर मेरे को उसमें आर वेक्टर निकाला था, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज। पोजीशन वेक्टर कैसे निकाला, बस जो कोऑर्डिनेट है उसमें आई कैप जे कैप के कैप लगा दिया। यहाँ पे भी आई कैप जे कैप के कैप सोर्स का, दोनों को घटाया, आर वेक्टर आ गया, उससे उसका मैग्नीट्यूड निकाला और फॉर्मूले में रख दिया, बस खत्म, है ना। अब आप चाहो प्रैक्टिस के लिए तो आप ये वाला सवाल भी कर सकते हो वेक्टर फॉर्मेट से। समझ में आई बात। जैसे हमने ये तो डायरेक्ट किया, तो उससे ये आंसर आया, है ना। ये एफ की वैल्यू इसमें रखने के बाद जो भी आंसर आएगा। अब आप बोल रहे हो कि नहीं प्रैक्टिस के लिए हमारा वेक्टर फॉर्मेट में और हाथ साफ हो जाएगा, तो आप क्या करना घर पे अभी क्लास के बाद, ये जो सवाल हमने किया डायग्राम से, इसको आप वेक्टर फॉर्मेट से करना। देखो यहाँ पे भी हमें कोऑर्डिनेट तो पता ही, 0,4 3,0 5 पर निकालना है, तो ये टेस्ट चार्ज हो गया, ये सोर्स चार्ज हो गया, है ना। आप निकालोगे तो आपका डायरेक्टली, अच्छा Q1 Q2 विद साइन रखना, तो आपका डायरेक्टली आंसर ये वाला आएगा, ये वाला। ना आपको कंपोनेंट करने की जरूरत पड़ेगी ना कुछ पड़ेगी, लेकिन ये ज्यादा आसान पड़ता है। जो हमने डायग्राम से किया है ना, ये ज्यादा आसान पड़ता है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो ये वाला ज्यादा आसान पड़ता है, और यही ज्यादा काम भी आता है, क्योंकि 3D में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, आते भी हैं तब भी वो इमेजिनेशन करके डायग्राम बना के ही सोचने पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, एक काम की बात हम यहाँ लिख लेते हैं कि जैसे हमने फोर्स वेक्टर निकाला ये, ठीक है, तो अगर हम फोर्स निकालते हैं 1 पे 2 की वजह से, और फोर्स निकालते हैं 2 पे 1 की वजह से, तो क्या रिलेशन आएगा दोनों के बीच में, ये वाला रिलेशन आएगा कि फोर्स सेम होंगे बट उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड तो सेम होगा पर डायरेक्शन अपोजिट होगी, इस तरीके से। अभी तक हम केवल 2 पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स निकाल रहे थे। मतलब अभी तक आपने देखा था, चाहे हमने 2D में पढ़ा, चाहे 3D में पढ़ा, चाहे मैग्नीट्यूड निकाला, चाहे वेक्टर में किया, दोनों ही केसेस में नंबर ऑफ चार्ज केवल 2 ही थे। पर ऐसा तो होता नहीं है, जब सवाल आता है तो उसमें बहुत सारे चार्ज होते हैं, है ना। 2 ही चार्ज पे थोड़ी आता है। तो अब हमको सीखना है तो, लेकिन ये बात भी तय है कि जो कूलाम्स लॉ लगता है वो 2 चार्ज के बीच में ही लगता है। मतलब कूलाम्स जी ने जो हमें फॉर्मूला दिया, जो फोर्स निकालने का फॉर्मूला दिया, उन्होंने बताया कि 2 चार्ज के बीच में फोर्स इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। फिर सवाल उठा कि अगर 2 से ज्यादा चार्ज हुए तो क्या, तो उन्होंने बोला ठीक है, उसका भी है तरीका। तो उसका क्या तरीका है, तो उसके लिए हमें पढ़ना होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत हम बोल सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसमें क्या है, इसमें देखो क्या है, समझना कि मान लो एक चार्ज था Q0 जिस पे हमें फोर्स निकालना है। तो अभी तक तो केवल एक ही चार्ज था Q1, और Q1 की वजह से हमने इसमें फोर्स निकाला तो फोर्स आ गया। भाई कैसे आया फोर्स, ऐसे। तो हमने Q1 से Q0 को मिलाने वाली लाइन खींची और बोल दिया कि भाई दोनों हम मान लेते हैं पॉजिटिव है धनात्मक है, तो धक्का देने वाला फोर्स इस तरीके से आ गया F1। और हमने इसका फॉर्मूला ये वो सब चीजें हमने इसमें निकाल ली। पर अब ये दिक्कत है कि हम एक से ज्यादा फोर्सेस, एक से ज्यादा चार्ज आ गए। जैसे यहाँ पे Q0 भी रखा है, यहाँ पे सॉरी Q0 Q2 भी रखा है, यहाँ पे Q3 भी रखा है, यहाँ पे Q4 भी रखा है, ऐसे बहुत सारे Q5 Q6 Q7 Q8 बहुत सारे चार्ज आ गए। तो अब Q0 पर नेट बल, टोटल बल कैसे निकालें, कि कूलाम ने तो हमें
केवल दो चार्ज के बीच में ही फोर्स निकालना सिखाया, ठीक है। बट उन्होंने एक बात और बताई कि ये जो फोर्स निकालने का फॉर्मूला मैं तुमको सिखा रहा हूं, ये Q1 और Q0 केवल इन दोनों की वजह से ही है। वो बात तो ठीक है, लेकिन एक बात और अच्छी है इसकी कि इस फोर्स पर जो Q1 और Q0 के बीच में लग रहा है, इस फोर्स पर दूसरे आवेशों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे पहले Q1 Q0 पर F1 फोर्स लगा रहा था, अब इतने सारे चार्ज और आ गए, पर अभी भी Q1 तो Q0 पर F1 फोर्स ही लगाएगा, उतना ही लगाएगा, उसी दिशा में लगाएगा। मतलब दूसरे आवेशों का इस Q1 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस Q1 के द्वारा लगाए जाने वाले फोर्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। Q1 Q0 पर पहले F1 फोर्स लगा रहा था, अभी भी F1 लगाएगा, उसी दिशा में लगाएगा। मतलब इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है, Q1 और Q0 के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो भी इनके बीच में रिलेशन है, वो चेंज नहीं होगा, वो प्रभावित नहीं होगा दूसरे आवेशों की वजह से, ठीक है। हाँ, पर ऐसा भी नहीं कि Q0 पर केवल Q1 ही फोर्स लगाएगा, Q0 पर Q1 भी लगाएगा, Q0 भी लगाएगा, सॉरी Q1 भी लगाएगा, Q2 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, Q4 भी लगाएगा। तो Q0 पर नेट फोर्स अब बढ़ गए, F1 भी है, F2 भी है, F3 भी है, F4 भी है। लेकिन बात समझने की यह है कि अकेले Q1 ने जो पहले फोर्स लगा रहा था वही अब लगाएगा जब दूसरे चार्ज उपस्थित हैं, ठीक है। बात समझ में आई, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन के सिद्धांत में ऐसा होता है कि दूसरे आवेशों की आने की वजह से दो आवेशों के मध्य जो इंटरेक्शन था, जो रिलेशन था, वो चेंज नहीं होता है, वो तो जो है वही रहेगा। लेकिन जो नेट फोर्स है Q0 पर, वो जरूर चेंज हो जाएगा। कि जब अकेला Q1 था तो केवल F1 फोर्स लग रहा था, लेकिन अब जब Q2 भी आ गया, Q3 भी आ गया, तो अब बहुत सारे फोर्सेस पे लगेंगे। ठीक है, तो Q0 पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F नेट बराबर हो जाएगा जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सभी का वेक्टर सम। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि अगर एक से ज्यादा चार्जेज हैं, एक से ज्यादा आवेश हैं, तो उन सभी के द्वारा जिस पे भी फोर्स लगाना है, फोर्स लगेगा और उनका आपको सदिश योग करना पड़ेगा, तो नेट फोर्स आ जाएगा। चलिए चलिए वाला करो। इसमें दो चार्ज हैं ना, सेम डिस्टेंस पे है, यहाँ से y डिस्टेंस पे एक चार्ज है Q0, Q0 पर फोर्स निकालना है। सारे चार्ज पॉजिटिव ही मानना है ना, पॉजिटिव ही है, ऐसा नहीं, नेगेटिव होता तो माइनस Q0 दे देता है ना। तो कैसे करेंगे देखो, ये Q0 पर फोर्स निकालना है, तो Q0 पर दोनों फोर्स लगाएंगे, ये Q भी लगाएगा और ये वाला Q भी लगाएगा, दोनों चार्ज इस पर फोर्स लगाएंगे। अब फोर्स हमेशा दोनों चार्जों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है, तो जो Q0 पर फोर्स लगाएगा वो कुछ ऐसे होगा, और ये वाला Q जो Q0 पर फोर्स लगाएगा वो कुछ ऐसे होगा। तो डायग्राम बना देते हैं। तो इस तरीके से फोर्स लगाएंगे। अच्छा, सिमेट्री से मैं कह सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे दोनों चार्ज भी सेम है, सेम चार्ज पर फोर्स लगा रहे हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस भी सेम है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जितना फोर्स F का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही यहाँ पे भी होगा, है ना। चलिए
अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें थीटा की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ हम थीटा मान लेते हैं। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। एफ फोर्स हमने मान ही लिया। अब इसके कंपोनेंट करते हैं। अच्छा, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। हाँ, तो हम यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल ले सकते हैं, जैसे ये है। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। उसी तरह से करस्पॉन्डिंग एंगल में अगर ये थीटा है तो यहाँ पे ये भी थीटा होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। चलो एफ के हम कंपोनेंट कर दें, तो आप देखोगे कि एफ का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट ऊपर आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। उसी तरह से एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और इस वाले फोर्स का भी इधर होगा, तो यहाँ पे हम डबल लिखेंगे, एफ साइन थीटा, इस तरीके से। तो यहां से आपको क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है बताओ कि, अच्छा एफ की वैल्यू पे मैं लिख देता हूँ साइड में, है ना, तो आपको हो सकता है ज्यादा अच्छे से दिखे। कोई बताएगा एफ की वैल्यू क्या होगी? एफ बराबर के क्यू नोट क्यू अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हाँ सही बात है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना। डायरेक्शन तो मैंने डायग्राम में ही ड्रॉ कर दी है, मैंने डायरेक्शन, ठीक है। तो एफ कितना होगा, एफ होता है के क्यू वन क्यू टू अपना आर स्क्वायर। तो यहाँ पे के की जगह हम के लिख सकते हैं, एक क्यू क्यू है, दूसरा क्यू क्यू नॉट है, और रही बात दोनों के बीच में डिस्टेंस की, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम ऐसा करते हैं, अलग से लिख लेते हैं और उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे ये जो आर है, ये वाली, ठीक है, ये आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसका स्क्वायर हम यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये एफ हो जाएगा, है ना, ये एफ हो जाएगा, ठीक है भाई, एफ हो गया। लेकिन हमारा आंसर कितना है, एफ नेट कितना है, बात वो है। तो देखो बात बताता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे देखो एफ तो सेम है, तो इधर एफ कॉस थीटा है, इधर एफ कॉस थीटा है, तो ये दोनों एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर काट देंगे। देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, राइट। तो ये एफ कॉस थीटा इस एफ कॉस थीटा को काट देगा, तो जो आपका एफ नेट बचेगा वो ऊपर की तरफ 2f sin थीटा। एफ साइन थीटा बचेगा। और डायरेक्शन ऊपर है, तो अगर मैं वेक्टर फॉर्मेट में भी लिखना चाहूँ तो मैं सीधा लिख सकता हूँ जे कैप 2f साइन थीटा, जे कैप आपका आंसर होगा। अब इसमें वैल्यू डाल दो, वैल्यू मतलब देखो f की वैल्यू तो मैंने फाइंड करके रखी ही है, तो यहाँ पे आप 2 की जगह 2 लिख सकते हैं, f की जगह लिख सकते हैं k q q नॉट अपॉन r स्क्वायर, मतलब ये हो गया a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन थीटा। अब देखो थीटा माना है तो ये वाला थीटा हो गया, थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पे लंब हो गया y, और हाइपोटेनियस हो गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जे कैप। तो ये आपका आंसर हो गया। आप इसको और अच्छे से लिख लो, तो ये हो गया 2 के क्यू क्यू नॉट वाई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका एफ नेट आ गया। तो कॉस थीटा नहीं होगा आंसर, आंसर होगा साइन थीटा, 2f साइन थीटा। हो सकता है आपने थीटा में कहीं गलती कर दी हो, इस तरीके से ही हो जाएगा सवाल। तो जनरली क्या होता है ना, यहाँ पे हम 90 डिग्री ले लेते हैं। जैसे मैंने ये थीटा लिया, तो ये थीटा तो हम इसको 90 माइनस थीटा ये थीटा कर देते हैं, तो इसलिए वो कॉस थीटा वाला आ जाता है ना नरेंद्र, यही गलती की ना। सवाल क्या है कि जैसे जैसे यहाँ y चेंज होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, फोर्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि फोर्स में y आ रहा है ना। देखो यहाँ नेट फोर्स में y आ रहा है,
तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि y के किस मान के लिए, दूसरा सवाल इसी में। y के किस मान के लिए f नेट का मान। अधिकतम होगा, करो। कैसे करोगे बताओ। तो फिजिक्स में जब भी आपको ऐसे आ जाए अधिकतम मान, न्यूनतम मान, तो आपको समझ जाना है कि हमें मैक्सिमम मिनिमम का यूज करना है ना। तो बड़ा ही आसान है ये तो। यस सर। यहाँ पे बस ये जो फोर्स की इक्वेशन हमने बनाई है, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 कर दो, y का मान आ जाएगा। y का मान आएगा, उस मान को अगर आप इस इक्वेशन में डाल दोगे तो f नेट का भी अधिकतम मान आ जाएगा। अधिकतम या न्यूनतम वो आपको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमने एक क्यू को माइनस क्यू कर दिया, क्यू नॉट पर नेट फोर्स निकालना है, करिए। ठीक है, सारी चीजें सेम होंगी। तो ये प्लस प्लस है दोनों, तो ये तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, पर यहाँ पे एक माइनस है एक प्लस है, तो ये तो क्यू नॉट को ये अट्रैक्ट करेगा। तो ये वाला एफ इस तरीके से लगेगा। अब यहाँ पे भी हम सेम थीटा मान लेते हैं, तो सिमेट्री से कह सकते हैं कि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना। और ये वाला तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से, एक अंतर कोण से। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंपोनेंट करेंगे, तो ये कंपोनेंट हो जाएंगे 2f cos थीटा, साइन थीटा वाले ऊपर नीचे आएंगे, जो कि कट जाएंगे। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे, 2f cos थीटा। f नेट आ गया 2f cos थीटा। डायरेक्शन क्या हो गई, आई कैप। अब यहाँ पे f की वैल्यू वही पुरानी वाली होगी, f हो जाएगा k q q नॉट। cos थीटा की वैल्यू भी रख देता हूँ, cos थीटा इस बार चेंज। साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा a अपॉन, तो मैं मिला के लिख देता हूँ, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 आई कैप। ये आंसर हो जाएगा। सिंपल है ना, हो गया होगा। हाँ सर। तो ये क्वेश्चन है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों कोनों पे एक क्यू 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 चार्ज रखा है, इसकी साइड ए है, आपको किसी भी एक कोने पर फोर्स फाइंड करना है। तो आप इस कोने पे फाइंड कर लो ना, ताकि अपना सेम रहेगा, आपको समझ में अच्छे से। इस कोने पे फाइंड कर लो फोर्स, किसी भी एक पे करोगे चारों पे सेम आएगा फोर्स, तो क्योंकि सभी पे चार्ज सेम है। इस कोने पे फाइंड कर लो, दिख रहा है, इस कॉर्नर पे आप फोर्स फाइंड कर लो, करो। जब डायग्राम दे रखा है तो डायग्राम से आप करो, मैग्नीट्यूड निकालो, कंपोनेंट वोम्पोनेंट करो, काटापीटी करो, रिजल्टेंट निकाल दो, बस खत्म, है ना। जब डायग्राम नहीं दे रखा होता है तब हमें जरूरत पड़ती है उसकी, वेक्टर फॉर्मूले की। ठीक है, चलिए। तो मेरे को बताओ, ये वाला क्यू इस वाले क्यू पर किधर फोर्स लगाएगा, ऐसे, इसको मैंने F1 बोल दिया। ठीक है, अच्छा ये वाला क्यू, इधर वाला क्यू,
ये वाला किधर लगाएगा फोर्स? ऊपर की तरफ। ऐसे लगाएगा। इसको भी मैंने F1 बोल दिया। क्यों बोल दिया F1? क्योंकि देखो इस Q दोनों और का Q के बीच में डिस्टेंस कितनी है A, और यहाँ भी डिस्टेंस है A, दोनों का मैग्नीट्यूड Q Q भी सेम है, तो ये जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स ये भी लगाएगा। F1 मैंने बोल दिया। बट ये जो तीसरा चार्ज है इसके बीच की डिस्टेंस ये चेंज हो गई है, बढ़ गई है, तो ये फोर्स किस दिशा में लगाएगा? ये दोनों चार्जों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगाएगा, बट ये फोर्स इधर लगाएगा, और ये फोर्स कुछ होगा F2। आपको क्या करना है? इन तीनों फोर्सों का रिजल्टेंट निकालना है, और दैट इज द आंसर, वो आपका आंसर होगा। राइट। अब मैं पहले F1 F2 लिख लेता हूँ साइड में कि F1 F2 क्या है, फिर मैं उनको रिजल्टेंट निकाल दूंगा। तो F1 क्या होगा? F1 होगा K Q1 Q2 अपॉन A स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। और अगर मुझे F2 लिखूं तो F2 होगा K Q Q अपॉन √2A का स्क्वायर, क्योंकि वो डायगोनल है ना, तो ये हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। राइट, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो F1 F2 आ गए, तो मतलब F1 F1 तो बराबर है। तो मुझे बताओ F1 और F1 का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं, F1 और F1 का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूंगा तो दोनों 90 डिग्री पे हैं और दोनों बराबर हैं, तो इसका रिजल्टेंट 45 डिग्री पे आएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो उसका रिजल्टेंट इस तरह आएगा, इस डायरेक्शन में। और कितना आएगा? √2 F1। कैसे निकाला? बहुत तरीके हैं, मतलब आप जानते हो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला A स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, उससे निकाल लो, है ना। बाकी आप जानते ही हो कि अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं A और B, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो होता है √A स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। तो वहीं से मैंने किया, F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर का अंडर रूट किया, तो वो आ गया √2 F1। अब √2 F1 और F2 तो सेम डायरेक्शन में हो गए भाई, √2 F1 और F2 तो सेम डायरेक्शन में हो गए, तो ये दोनों तो डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। तो यहां से F नेट आ गया आपका √2 F1 प्लस F2। दिस इज द आंसर। और √2 तो ये हो गया। F1 कितना हो गया? K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस F2 कितना हो गया? K Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ से कॉमन ले लो, क्या? K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, तो बन गया √2 प्लस 1/2। ये आंसर हो गया आपका F नेट का। इस तरीके से आपने फोर्स का आंसर निकाल लिया, है ना। ये हो गया पूरा, सिंपल था। बट बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस हो गया काम। चलिए, इस तरीके के आप डायग्राम वाले सवाल तो कर लेंगे, बस डायग्राम बनाना है, थोड़ा सा कंपोनेंट वगैरह करने हैं, रिजल्टेंट निकालना है, हो जाएगा। राइट। चलिए अब थोड़े से अलग तरीके के करते हैं, इसको सुपर पोजिशन ही बोलते हैं, जैसे हम जो पढ़ रहे हैं। आप ही की क्लास है अभी भी इसके बाद भी?